बच्चों, पिछली बार जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पार्टनरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साझेदारी संलेख, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख क्या है बच्चों? तो साझेदारी संलेख के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो हमने ये लिखा हुआ है कि साझेदारी संलेख में देखो ये लिखा हुआ है कि साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध तैयार किया जाता है। लिखित अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में, जितने हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में उनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को निश्चित करने के लिए कि भाई तुम्हारे अधिकार क्या होंगे। लास्ट वीडियो में बताया था ना मैंने कि अधिकार क्या होते हैं साझेदारों के, कर्तव्य क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं। इन सब को निश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अनुबंध तैयार करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट को हम क्या कर देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बच्चों, पार्टनरशिप डीड जो होता है, साझेदारी संलेख जो होता है, ये क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बाद में कोई पार्टनर्स के बीच में इनमें विवाद उत्पन्न ना हो, है ना। तो साझेदारी संलेख विधिवत, इसमें जो है मुद्रांकित भी होना चाहिए, है ना। इसको हम रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकता है, बस ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको पंजीकृत करा लें, रजिस्टर्ड करा लें। तो अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि भी साझेदारी संलेख क्या होता है, तो आप कहेंगे कि साझेदारों के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और जो दायित्व हैं, उनको निश्चित करने के लिए उनके बीच में एक लिखित समझौता तैयार कर देते हैं, जिसको हम साझेदारी अनुबंध कहते हैं। अब बच्चों, साझेदारी संलेख के अंतर्गत जो उसमें उल्लेखनीय बातें होती है, मुख्य बातें साझेदारी संलेख में क्या क्या होती हैं। पहला है कि साझेदारी संलेख की जो शर्तें होती है ना, वो सभी साझेदारों की सहमति से इसको बदला जा सकता है। जब तक सभी साझेदार सहमत नहीं होंगे ना, तो साझेदारी संलेख की जो शर्तें हैं, जो उसमें लिखी हुई बात हैं, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, इनको हम नहीं बदल सकते हैं। दूसरा है साझेदारी संलेख उचित प्रकार से प्रारूपित और तैयार किया जाना चाहिए। जो इसका फॉर्मेट होता है, तो सही फॉर्मेट में हम इसको तैयार करते हैं। उसके बाद है कि इसको जो है हम रजिस्ट्रार क्या है, इसको रजिस्टर्ड कर देना चाहिए साझेदारी संलेख को। अब यह बेटा साझेदारी संलेख की विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब है कौन कौन से कंटेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी बातें साझेदारी संलेख में रहती हैं। एक तरह से साझेदारी संलेख जो होता है पूरी फर्म के बारे में हमें जो है बताता है कि अब इस साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में इन्होंने लिखा हुआ है, सबसे पहले जो साझेदारी की संलेख जो हम तैयार करेंगे, तो उसमें फर्म का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा और उसका बिजनेस आएगा और किस प्रकार का बिजनेस करता है। तो पहले ये चीज़ आएगा। फिर ये आएगा जितने भी साझेदार हैं उन सब साझेदारों के नाम क्या है, उनके पते क्या हैं। फिर तीसरे नंबर लिखा कि प्रत्येक साझेदार ने कितनी पूंजी जो है फर्म में लगा रही है, उसके द्वारा विनियोजित पूंजी कितनी है, ये आएगा। चौथा ये लिखा रहेगा साझेदारी संलेख में, ये लिखा रहेगा कि साझेदारों की जो पूंजी है या ऋण है, जो आहरण है, उस पर कितने % की दर से ब्याज दिया जाएगा या लिया जाएगा। ठीक है, जो कैपिटल में लगाई तो कितने % की दर से ब्याज दिया या लिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट में आएगा कि लाभों का निपटारा। मतलब जो साझेदारी संलेख है उसमें जो लाभ, प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा कैसे करके वो लोग करेंगे, है ना। इक्वल करेंगे या कोई रेशो दिया होगा उसमें करेंगे। तो लाभों का निपटारा या लाभों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। फिर ये आता है बच्चों साझेदारी संलेख में साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन व कमीशन के संबंध में शर्तें, कि अगर पार्टनर्स जो हैं उनको सैलरीज कितनी मिलेगी, कमीशन कितनी मिलेगी, उसके बारे में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो इसमें दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है साझेदार के दिवालियापन, अगर साझेदार इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके इंसॉल्वेंट होने पर जो भी लॉसेज होते हैं फर्म को, उन लॉसेज को हम कैसे करके बेयर करेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे, हानियों का उपचार कैसे करेंगे, किस तरह से किया जाएगा, ये साझेदारी संलेख में लिखा रहेगा। नेक्स्ट है साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्या होंगे। मतलब उनके जो आपस में उनके क्या राइट्स रहेंगे, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उनकी लाइबिलिटीज हैं, इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या रहती है बच्चों। फिर नेक्स्ट है खातों की रचना तथा उनका अंकेक्षण। जो आप अकाउंट्स बनाएंगे, किस तरह से अकाउंट्स बनाएंगे, उनका ऑडिट कब कराया जाएगा,
है ना, ये इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में लिखा रहता है। नेक्स्ट है, अगर फर्म विघटित हो जाती है तो विघटन की प्रक्रिया क्या होगी, विघटन के बाद जो खाते होंगे उनका निपटारा कैसे करके किया जाएगा, और इसके बाद व्यवसाय के संचालन के संबंध में अगर कोई दूसरे विवरण होते हैं तो उनके बारे में भी लिखा रहेगा। तो बच्चों, इस तरह से तुमने देखा होगा कि साझेदारी का जो जन्म होता है ना, वो एग्रीमेंट से ही होता है। अगर हम एग्रीमेंट ही नहीं करेंगे साझेदारों के बीच में तो साझेदारी का जन्म नहीं होगा। तो पहला तो ये ध्यान रखना कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो समझौते से होता है। साझेदारी संलेख एक लिखित समझौता होता है जिसमें साझेदारों द्वारा निश्चित किए गए महत्वपूर्ण मामलों का विवरण लिखा होता है। इसमें ये लिखा रहता है कि फर्म के प्रति उनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व इत्यादि के बारे में लिखा रहता है। और अगर कभी साझेदारों के बीच में कोई मतभेद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपस में, तो हम उस समय साझेदारी संलेख के द्वारा ही उस मतभेद को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से तुमने देखा होगा कि साझेदारी संलेख जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आता भी है। साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा साझेदारी संलेख। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला पॉइंट जो आपका साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है या क्या क्या अवधारणाएं हैं। बच्चों, वैसे तो हमने जो है, मैंने कहा था पार्टनरशिप डीड में हम पार्टनरशिप के बारे में जितने भी विवरण होते हैं वो सब हम पार्टनरशिप डीड में लिख करके इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें हैं, अगर ये चीजें नहीं हैं तो हम इनको किस तरह से इनका निपटारा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, जैसे इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। सबसे पहला आता है लाभ विभाजन का अनुपात। लाभ विभाजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट को हम कैसे करके शेयर करेंगे। सपोज हमारी डीड में कुछ नहीं लिखा है कि भाई प्रॉफिट को आपको कैसे बांटना है। अब पार्टनरों ने जो है, एक पार्टनर ए है उसने 1 लाख लगाए, दूसरा पार्टनर बी है उसने 2 लाख लगाए। अब प्रॉफिट हुआ तो दोनों में डिस्प्यूट हो जाएगा। बी कहेगा जी मैंने ज्यादा कैपिटल लगा रखी, मुझे ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। ए कहेगा जी ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब इसका निपटारा हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर डीड में कुछ नहीं कहा है तो प्रॉफिट को हमेशा समान बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? समान, इक्वल। कैसे बांटते हैं? इक्वल बांटते हैं, समान बांटते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल। ठीक। दूसरा पॉइंट, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर नहीं, डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, ये ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साझेदार के ऋण पर ब्याज। अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है, ऋण दे रखा है, तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%। कितने परसेंट? 6%। तो ये लिखा हुआ है, देखो, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज फर्म द्वारा दिया जाएगा। याद रखना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कितना बताया मैंने? पार्टनर्स के 6%। ठीक। आहरण पर ब्याज, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं लगेगा, आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। साझेदार को वेतन और कमीशन, तो लिखा हुआ है साझेदार को फर्म के कार्य के लिए कोई वेतन, कोई कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, 6% पर एनम। बस ये 2 याद करना कि सर ने कहा था कि जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। कितना परसेंट? 6%। इसके अलावा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरीज, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन, बाकी बस सब नो है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा। बस एक प्रॉफिट को इक्वल बांटने का ध्यान रखना और एक इंटरेस्ट लोन 6% रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो है अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंस है, एब्सेंस है, तो हमें जो है इनको कैसे करके बांटा जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा।
कि आप कहोगे सर आपने जो है प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे, इंटरेस्ट लोन 6% होगा, उसके अलावा पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारा पार्टनरशिप का थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में आ गया था। पार्टनरशिप डीड क्या है ना, उसके बाद उसकी विशेषताएं क्या है, अधिकार क्या थे, पार्टनर्स के कर्तव्य क्या थे, उसके बाद जो है पार्टनरशिप डीड क्या थी, और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंस रहती है और जो है एब्सेंस रहती है तो उस समय हम क्या व्यवस्थाएं करेंगे। अब आता है बच्चों हमारा एक पार्टनरशिप जो है वो भी अपने अकाउंट बनाती है। अब जो अपने अकाउंट बनाएगी, जब वो अपने अकाउंट बनाएगी तो उसमें जो है एक आता है साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों साझेदारी में जो साझेदार होते हैं वो अपने पूंजी खाते दो तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से बनाते हैं? दो तरीके। ठीक है। पहला यह है कि बच्चों अगर हमारी पूंजी चल है या परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब होता है कि साल के शुरू की पूंजी और लास्ट की पूंजी में अंतर आ सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, है ना। तो तब हम अपने यहाँ कौन से खाते बनाते हैं? तब सिर्फ हम पूंजी खाता बनाते हैं, अपने यहाँ एक ही खाता बनाएंगे अगर पूंजी परिवर्तनशील है। और अगर हम फिक्स्ड रखते हैं, अगर हमारी पूंजी अचल है या स्थिर है, एक ही पूंजी हमारी साल भर चलती है, तो हमें पूंजी खाते अपने यहाँ दो बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। एक पूंजी खाता बनेगा और एक चालू खाता बनेगा। जो भी परिवर्तन हमारे पूंजी में होते हैं उस कंडीशन में वो परिवर्तन हमारे करंट अकाउंट में आते हैं, चालू खाते में। पूंजी खाते में जो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, और बाकी जो परिवर्तन होते हैं पूंजी में वो चालू खाते में आते हैं सेकंड स्टेज में। और फर्स्ट वाले में क्या होता है? फर्स्ट में जब हमारी पूंजी फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसमें जो भी परिवर्तन पूंजी में होते हैं वो इसी पूंजी खाते में ही दिखाए जाते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेट कैसा है बेटा? कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम कैसे करके बनाएंगे? अगर हमारा पूंजी खाता पहले वाला बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ। अगर हमारी पूंजी स्थिर है, अगर हमारी पूंजी स्थिर है तो कौन से हमारे यहाँ अकाउंट बनेंगे? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि हमारी पूंजी, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, यदि पूंजी स्थिर है, कैसी है? स्थिर है। यदि पूंजी स्थिर है, यदि पूंजी स्थिर है तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे करके बनेगा उसका फॉर्मेट बना रहा हूँ, देखो आप लोग देखना इधर। अगर हमारी पूंजी स्थिर है तो कैपिटल अकाउंट कैसे करके बनाया जाएगा बेटा। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। यहाँ पर लिख दूंगा बेटा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट आपको पता ही है, ये डेबिट साइड हो जाएगी हमारी और ये हमारी क्रेडिट साइड जाएगी। यहाँ पर लिख दूंगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मेरे कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो साल के शुरू की पूंजी होती है ना बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पिछले साल के लास्ट की, इस साल के शुरू में वो कैपिटल जो बनेगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या मेरा बैलेंस उतर गया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय कैश। बाय कैश का मतलब अगर साल के बीच में पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर के आया, क्या लेके आया? एडिशनल कैश लेके आया वो कैपिटल के लिए, है ना। तो ये एडिशनल कैपिटल अगर वो लाया है तो मैं बाय में लिख दूंगा बाय कैश, एडिशनल कैपिटल, साल के बीच में अतिरिक्त पूंजी लेके आया तो बाय कैश करके यहाँ पर लिख दिया। अच्छा बेटा, अगर हो सकता है साल के बीच में उसने अपने जो है पूंजी में से कुछ बाहर निकाल लिया, कैपिटल कम कर दी, तो वो कैपिटल टू साइड में आ जाएगा, टू कैश, टू कैश कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, ये। और उसके बाद बच्चों और इसमें कुछ नहीं आता, टू बैलेंस, बैलेंस बाय के टोटल टू का टोटल घटा करके टू बैलेंस कैरी डाउन करके हम इसका बैलेंसिंग अमाउंट
निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। कहने का मतलब है अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट में एक तो साल के शुरू की कैपिटल आ गई उसकी, जो उसका पुराना बैलेंस था वो लिख दिया, और अगर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लेकर के आया बाय कैश करके लिख दिया, और अगर उसने कैपिटल निकाली टू कैश करके लिख दिया और बैलेंस लिख दिया। तो इसमें अगर उसने कैपिटल न तो लाया होगा न उसने निकाली होगी, तो जो बैलेंस शुरू में आता है वही बैलेंस लास्ट में भी आता है। तो एक ही बैलेंस जो है शुरू में होता है वही लास्ट में आता है, इसलिए उसे स्थिर पूंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर। स्थिर मतलब जो शुरू में था वही लास्ट में भी है, तो वो जो है स्थिर पूंजी कहलाता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आप कहेंगे कि सर ने कहा था एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैपिटल विड्रॉन के अलावा बाकी कुछ नहीं आता। अच्छा, बाकी क्या हो सकता है बेटा? बाकी हो सकता है कि प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिले, सैलरी मिले, कमीशन मिले, रेम्युनरेशन मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, है ना, रिजर्व में हिस्सा मिले, प्रॉफिट में शेयर मिले, या उन्होंने कैपिटल या उन्होंने ड्राइंग की होंगी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, तो ये सब समायोजनाएं हमारी कहाँ जाएंगी? इन सब को हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? तो ये सब हमारे जो एडजस्ट किए जाते हैं, तो हमारा दूसरा अकाउंट बनता है इसमें, वो बनता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? करंट अकाउंट बनता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सब किस में दिखाते हैं? वो सब हम इसमें करंट अकाउंट बनाते हैं। तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट, तो दो अकाउंट हमारे बने। पहला कौन सा बना? पहला बना हमारा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमारा कौन सा बना? दूसरा बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बाकी जो भी चीज़ें आती हैं वो किस में आएंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम बाकी चीज़ें लिख देंगे। अब बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया कि जो पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, वो उसके कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो करंट, यहाँ पर लिख दो पर करंट अकाउंट, वही आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना बेटा। और इसमें जो कुछ भी पार्टनर्स को व्हाट्स एवर दे गेट, जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है वो सब हम इसके बाय साइड में लिखते जाते हैं। पहले तो इसका पुराना बैलेंस लिख देते हैं, है ना। पुराना बैलेंस हो जाएगा इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बेटा पुराना बैलेंस हो गया, करंट अकाउंट का बैलेंस है ये। ठीक है, अब उसके बाद जो है इनको क्या क्या मिलेगा, मैंने इन्हें कहा था, जैसे इन्हें मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, तो इसमें आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट है ये इनको मिल गया, ये इसमें आ जाएगा, है ना। इसके बाद आ जाएगा बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय शेयर इन प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है, बाय शेयर इन प्रॉफिट, रेम्युनरेशन वगैरह भी जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है। और इसके अलावा रेम्युनरेशन हो गया, शेयर इन प्रॉफिट, रिजर्व में हिस्सा हो गया, फिलहाल में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, सैलरी गया, कमीशन गया, शेयर इन प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और इधर से हम लिख लेते हैं टू ड्राइंग, जो उन्होंने विड्रॉ किया, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर लॉस है तो लॉस में हिस्सा, टू शेयर इन लॉस, है ना। बाय साइड में रेम्युनरेशन भी आ सकता है, बाय रेम्युनरेशन, ये सब चीज़ें जो है, जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है उनके बाय में आएगा, जो हमसे चार्ज कर रहे हैं वो टू में आ जाएगा। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, बाय से इसके घटा करके बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती है तो हमारे यहाँ दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बच्चों क्या करो, इन दोनों को मिला करके एक साथ जोड़ दो, इसको और इसको जो आपने अलग अलग लिखा है इनको क्या कर दो, एक साथ लिख दो आप। इन दोनों को मिला करके अगर एक ही कर दें तो हमारा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आ जाता है। कहने का मतलब ये दो कैपिटल अकाउंट नहीं बना करके ना बेटा, जो इसमें और इसमें तुमने लिखा था ना, ये इसको एक साथ लिख दो, पूरे में एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग। तो मैं बना भी देता हूं, यदि पूंजी परिवर्तनशील है, और ज्यादातर हम ये वाले अकाउंट बनाते बेटा। ठीक है, परिवर्तनशील है तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, इन दोनों का आप एक साथ बना दो इन दोनों को, तो ये हमारा जो है
फ्लक्चुएटिंग वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है इनके बैलेंस वगैरह आ जाएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको एक साथ हम लिख देंगे तो ये हमारा बन जाता है। यहाँ पर लिख दूंगा मैं कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर आपको बताइए, अब मैं सीधे लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरा आ जाएगा बाई साइड में आ जाएगा मेरा जो पुराना बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरी डाउन बाय कैश, वो जो अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख रहे हो बेटा, दोनों एक साथ मिल गए, नहीं मिल गए, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरीज, बाय सैलरीज बाय कमीशन बाय शेयर इन प्रॉफिट, बाय शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है बेटा, और रेम्युनरेशन वगैरह इधर ही आ जाएगा। बस ये दोनों को एक ही करना है ना, टू साइड में आ जाएगा हमारा टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस, और इसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, ये हो जाएगा बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा बैलेंस निकल जाएगा। अच्छा, ये तो इसका फॉर्मेट था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि इससे अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए भाई, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है आज आपने जो देखा है कि इसमें कैपिटल अकाउंट का ध्यान रखना कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनती है। अगर कैपिटल अकाउंट, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन आएगा, और अगर और दूसरा बाकी सब कुछ जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपके करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं, जो कुछ भी पार्टनर्स को दिया जाएगा उनसे लिया जाएगा। और अगर कैपिटल परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील में दोनों का इकट्ठा करके अगर लिख दें तो परिवर्तनशील हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा बेटा, इसको रिपीट जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कराऊंगा तो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल अकाउंट कैसे करके बनाए जाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।